गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व स्तर पर जल विद्युत शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यानी शक्ति संसाधन में अपन पढ़ेंगे जल विद्युत उत्पादन किस प्रकार से होता है, या जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन कौन सी जो दशाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जल विद्युत उत्पादन है जो वर्तमान में इतना तेजी से किस प्रकार क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या महत्व क्या है, या विश्व स्तर के जो महाद्वीप है या जो देशों में है उनका जल विद्युत उत्पादन की क्षमता किस प्रकार से, कौन सा महाद्वीप या कौन सा देश है जो सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जल विद्युत संसाधन। तो जल विद्युत शक्ति यानी जल से विद्युत का उत्पादन करना, ये सबसे पहले है कि इसमें जल का होना सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और जल जितना ज्यादा मात्रा में होगा वो उतनी ही अधिक विद्युत क्षमता उत्पन्न करेगा। और उसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन का होना जरूरी है। जल है लेकिन कंडीशन नहीं है, यानी जो जलवायु दशाएं नहीं है, तो फिर वो जल विद्युत उत्पादन नहीं होगा, फिर उस जल व्यर्थ होगा। और सबसे पहले बता देते हैं कि जो जल विद्युत उत्पादन है, जो जल विद्युत शक्ति है, इसका न तो इसका अपन भंडार कर सकते हैं और न ही इसे अपन स्थगित कर सकते हैं। इसलिए इसका अधिक से अधिक अगर उत्पादन हो रहा है तो इसकी खपत भी अधिक से अधिक होनी चाहिए, या उपभोग भी अधिक से अधिक होना चाहिए। तो चलते हैं अपन सबसे पहले बात करते हैं जल विद्युत शक्ति। जल से विद्युत उत्पादन करना 20वीं शताब्दी की देन है। यानी जो जल से विद्युत उत्पादन करने की जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, वो लगभग 20वीं शताब्दी की देन है। यानी जो जल विद्युत का उत्पादन है अपन कह सकते हैं मशीनों द्वारा या यंत्रों द्वारा या यांत्रिकरण से, या अपन 20वीं सदी के द्वारा अपन जल विद्युत का उत्पादन करने लगे। जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें 3 बड़े आविष्कार हुए। जल विद्युत शक्ति संसाधन में जो 2-3 बड़े संसाधन चाहिए होते हैं आविष्कार, उनमें अपन बात करते हैं। एक तो टरबाइन का आविष्कार हो गया, यानी टरबाइन जो जल को गिराती है, और जो टरबाइन चलती है जल के ऊपर से गिरने से, तब विद्युत का उत्पादन होता है। तो टरबाइन का उत्पादन यानी टरबाइन का जो आविष्कार हुआ वो 20वीं शताब्दी में हुआ। फिर अपन बात करते हैं डायनामो, जो अपन कहते हैं किसी भी मशीन को घुमाने के लिए एक डायनामो लगा होता है। जैसे अपन कोई भी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक मशीन देख ली जाए, चाहे अपन छोटी देखो चाहे बड़ी देखो, चाहे विद्युत उत्पादन सेंटरों पे देखो, तो एक डायनामो होता है, वो मशीन को चलाने का काम करता है, वो एक यंत्र से मशीन को चलाता है। तो उसका आविष्कार होने से फिर अपन कहते हैं जो जल विद्युत उत्पादन है इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं, उस जल को ऊपर से गिराना पड़ता है। तो उस बांध को बनाने के लिए जो सीमेंट का उपयोग किया गया था, तो उसमें सीमेंट का जो आविष्कार भी पोर्टलैंड सीमेंट के द्वारा, यानी सीमेंट का आविष्कार होना भी एक तरह से क्या हो गया, जल विद्युत के लिए आसान हो गया। क्योंकि जैसे देखो पोर्टलैंड सीमेंट के योग से नदियों पर बांध बनाकर, यानी सीमेंट से अपन बांध बनाएंगे और फिर बांध से जल को ऊपर से गिराएंगे और फिर टरबाइन चलेगी, और टरबाइन जितनी तेज चलेगी जल विद्युत उत्पादन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं बांध बनाकर ऊपर से नीचे गिरते जल से विद्युत उत्पादन करना, यानी विद्युत उत्पादित की जाती है। यानी ऊपर से जल को नीचे गिराया जाता है बांध से, फिर टरबाइन चलाई जाती है, और टरबाइन जितनी जल्दी तेज चलेगी या स्पीड से चलेगी, जितनी गति ज्यादा होगी, उतना ही उसमें क्या होगा, विद्युत का उत्पादन अधिक होगा। फिर अपन बात करते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, यानी किन किन दशाओं में जो जल विद्युत उत्पादन है उसका जो आकार है या उत्पादन बढ़ेगा, या कौन कौन सी जल विद्युत उत्पादन के लिए दशाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक दशाएं, यानी फिजिकल जो अपन कहते हैं, तो वो भौतिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे अपन मैं बता देता हूं, अधिक ऊंचाई का होना, यानी अब जल तो है लेकिन वो जल सतह पर चल रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। यानी जल कहीं पर्वत से गिरना चाहिए, कहीं झरने से गिरना चाहिए, यानी कहीं बांध से ऊंचाई से गिरना चाहिए। जितना अधिक ऊंचे भाग से जल गिरेगा उतनी ही अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े बांध बनाते हैं ना, तो उस बांध को ऊंचाई पे क्यों बनाते हैं, ताकि उससे विद्युत उत्पादन किया जा सके। नहीं तो जल का उपयोग तो नीचे चलने से भी हो सकता है विद्युत के लिए, खेती के लिए, लेकिन जितनी ऊंचाई से अगर पानी गिरेगा तो पानी उसमें उतनी ही ज्यादा क्या विद्युत उत्पादन करेगा। और पानी ही एक ऐसी उत्पादन है, जल एक ऐसा विद्युत उत्पादन शक्ति का स्रोत है जिससे प्रदूषण कम होता है, और उसका अपन
पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। अगर अपन कोयले से या पेट्रोल से अगर अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं तो एक बार पेट्रोल को अपन खत्म कर दिया या कोयले को खत्म कर दिया विद्युत उत्पादन करके, तब अपन उसका दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जल को यहां से नीचे गिराए एक स्थान से, यहां विद्युत उत्पादन के लिए आगे एक दूसरा बांध बनाए, वहां से फिर उससे अपन विद्युत उत्पादन कर देंगे। यानी जल कम खर्च होगा और कई बार इसको कई अलग अलग स्थानों पर जल यानी नदियों पर बांध बनाकर अलग अलग जगहों पर अपन इसका क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं, ऊंचाई की बात आ गई, फिर अपन बात करते हैं भारी वर्षा की मात्रा। यानी जहां जो नदियां हैं, जिला है, जहां पर बारिश की मात्रा अधिक होगी, जहां पर जल की मात्रा अधिक होगी जिन नदियों में, तो वहां पर जल विद्युत की जो दशाएं हैं वो अधिक होगी, क्योंकि जल से ही विद्युत बनती है। अगर जल भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जल होना जरूरी है, क्योंकि जल के लिए वर्षा होना बहुत जरूरी है। उन नदियों में नदियां हमेशा एक समान चलनी चाहिए पानी। फिर जल की समान मात्रा में बहना, ऐसे नहीं कि जैसे गर्मियों में जल है तो वो तेज गति से बह रहा है, जैसे अपन कह रहे हैं सदाबहानी जो नदियां होती है, जो ग्लेशियर या जो बर्फ या हिमनद से जो पानी आता है वो चलता रहता है, गर्मियों में बर्फ पिघलती रहती है। लेकिन जैसे ही सर्दी आई और वो बर्फ जमना शुरू हो गई, फिर नदियों के पानी या वेग में कमी आ गई, तो विद्युत का उत्पादन भी कम होगा। अब कमी क्यों आई? क्योंकि सर्दियों में जो पानी था वो हिमालय पर जम गया, अब ग्लेशियर जम गए, यानी जो बिल्कुल कम, फिर मात्रा जल की गति कम हो जाती है या मात्रा जल की कम हो जाती है, उसके कारण विद्युत पर उत्पादन भी उससे कम ज्यादा होता रहता है। तेज ढाल का होना, अब कोई भी नदी है जहां से भी चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जल विद्युत उत्पादन करेंगे तो वो जितना ज्यादा नदी का ढाल तेज होगा, यानी जितनी जल की गति तेज होगी, वो उतनी ही अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगर नदी धीरे धीरे चल रही है तो उत्पादन क्षमता कम होगी। अगर नदी का बहाव तेज है, पीछे से और ज्यादा पानी आ रहा, फोर्स से आ रहा, तेज गति से आ रहा, तो अपन उतनी ही ज्यादा, वो टरबाइन उतनी ही तेज घूमेगी, और टरबाइन तेज घूमने से क्या होगा, विद्युत का उत्पादन भी उतना अधिक होगा। फिर अपन बात करते हैं तेज ढाल के बाद अपन बात करते हैं जल प्रपात। जैसे अपन नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाते हैं, वैसा का वैसे ही जहां जहां जल प्रपात है, जैसे झरना कहीं से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वहां से जो ऊपर गिरते हुए नीचे पानी से, वहां जल प्रपात से भी अपन जल को विद्युत बनाई जा सकती है। वहां से भी अपन जल विद्युत क्षमता का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि वहां अपन नीचे टरबाइन लगाकर ऊपर से जल नीचे गिरेगा, फिर टरबाइन घूमेगी तो जल विद्युत उत्पादन होगा। तो जल प्रपात भी विद्युत उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण दशा है। फिर अपन बात करते हैं तापमान। अगर जैसे तापमान की, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर तापमान भी जल विद्युत उत्पादन पर प्रभावी है, किस प्रकार, जैसे जो ग्लेशियर की जो नदियां हैं, जो हिमनद, जो सदाबहानी बहने वाली नदियां हैं जो ग्लेशियर से, अगर उनका तापमान गर्मियों में ज्यादा है तो जल की मात्रा ज्यादा आएगी। अगर सर्दियों में तापमान शीत ऋतु में हिमांक से नीचे चला गया तो वो पानी है वो जम जाएगा, ग्लेशियर जम जाएंगे और पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उस समय विद्युत उत्पादन पर क्या है, विद्युत उत्पादन की क्षमता पर असर पड़ेगा और उत्पादन कम ज्यादा होगा, गर्मियों में ज्यादा होगा, सर्दियों में कम होगा। फिर अपन बात करते हैं मार्ग में झीलें होनी चाहिए। जैसे भी कोई नदी आ रही है, अगर ज्यादा पानी है, बाढ़ आने लगे उस नदी में, तो उस पानी का एकदम अपन उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नदी के बीचों में कहीं, जैसे एक नदी है उसके बीच में 4-5 झीलें हैं या 4-5 बांध है, तो उस पानी को इकट्ठा किया जा सके ताकि वो धीरे धीरे आगे आएगा, एक साथ में इतना नहीं आएगा कि वो वेस्ट हो जाए। इसलिए उस नदी के या उस जल के बीच में झीलें या बड़े बड़े बांध होने चाहिए, ताकि जितनी मात्रा पानी की चाहिए उतनी ही मात्रा वहां से आगे आए और वहां बाकी का जो पानी है बड़े बड़े बांधों में या अपन कह सकते हैं झीलों में इकट्ठा हो जाए, जब आवश्यकता होने पर उसको आगे की ओर सप्लाई या आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार ये जो है मार्ग में झीलें होना, ये भी एक भौतिक दशा है। अब अपन बात करते हैं कि आर्थिक दशाएं, यानी जल विद्युत के लिए आर्थिक दशाएं क्या होनी चाहिए कि ऊर्जा की खपत, यानी कि जो जल विद्युत शक्ति है इसको अपन एक बार उत्पादन कर दिया और बाद में नहीं किया, अगर इसका उपभोग नहीं किया तो इसको अपन न भंडार नहीं कर सकते और न इसको स्थगित कर सकते हैं। तो ये इसके लिए खपत होना बहुत जरूरी है और भंडार इसको अपन नहीं कर सकते, यानी ऊर्जा की खपत होना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं बाजार की निकटता, यानी जो जल विद्युत शक्ति के स्रोत ऐसे स्थान पर होने चाहिए बाजार के पास में, ताकि जहां जनसंख्या अधिक होगी तो उसका उपभोग जल्दी से हो जाएगा और फिर नई ऊर्जा बनेगी। तो उपभोग होना भी जरूरी है,
यानी उसकी खपत होनी भी जरूरी है। फिर पूंजी, इस उद्योग को लगाने के लिए या जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, पूंजी अधिक लगानी पड़ती है। फिर परिवहन के साधन होना आवश्यक है। परिवहन के साधन इस जल विद्युत उत्पादन करने में तकनीकी का ज्ञान होना जरूरी है, यानी जैसे अपन जल उत्पादन करते हैं और वहां पर तकनीकी का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए तरीके से अपन विद्युत का उत्पादन कर सके। नई नई मशीनें अलग अलग प्रकार से जल का विद्युत उत्पादन करेगी। फिर अपन बात करते हैं विश्व में जल शक्ति का जो भंडार है, विश्व में जो जल शक्ति का भंडार है सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। यानी जल शक्ति के जो स्रोत है, यानी भविष्य में जल शक्ति का उत्पादन कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में सबसे ज्यादा संभावना है जल विद्युत शक्ति उत्पादन करने की, वहां पर भंडार है। फिर अपन बात की जाए एशिया के जो मानसूनी देश है, जब मानसून आता है तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो उस समय एशिया के देशों में भी जल विद्युत उत्पादन के बड़े भंडार हैं, क्योंकि वहां पर भी जो नदियां हैं जो बाढ़ लाने का काम करती है और उन नदियों के जल से अपन विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं एशियाई देशों में जहां पर मानसूनी जलवायु। फिर अपन बात करते हैं जल विद्युत का बढ़ता महत्व। अब जल विद्युत का इतना ज्यादा क्यों महत्व बढ़ रहा है, तो मैं एक ही लाइन में अगर आपको सामान्य रूप से बताऊं तो ये मैं बता सकता हूं कि जो कोयला व पेट्रोलियम है या आणविक जैसे परमाणु बम वगैरह या इन आणविक जो होते हैं यूरेनियम वगैरह, इनसे जब अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इनमें एक तो पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है, वेस्टेज माल ज्यादा होता है, और इनका जो एक जगह से जैसे अपन ने विद्युत ऊर्जा उत्पादन की तो उनको ले जाने के लिए परिवहन का साधन या उनके लिए अन्य कई जो लोहे दशाएं हैं वो प्रभावित करती है। लेकिन जो जल से जो उत्पन्न होती है जो विद्युत ऊर्जा, उसमें न पर्यावरण है न कहीं धुआं है, और जो पर्यावरण भी एकदम स्वच्छ रहता है और न ज्यादा धुआं होगा। तो इस प्रकार से अब इस विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का अब ज्यादा से ज्यादा महत्व बढ़ने लग गया, और यह जो जल विद्युत उत्पादन अब तीव्र गति से हो रहा है इसका उत्पादन। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है मैं बताऊं। सबसे पहले अक्षय संसाधन, यानी जैसे अपन विद्युत कोयले से अगर बनाते हैं अपन ऊर्जा, जैसे जल विद्युत शक्ति बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं या पेट्रोल से बनाते हैं, तो उनका प्रयोग एक बार करने के बाद में वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, अपन उसको पुनः चक्रीकरण नहीं कर सकते। और लेकिन जल इतना पृथ्वी पर विशाल भंडार है जल के समुद्र में लगभग, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो जल है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसको अपन पुनः चक्रण के रूप में काम में ले सकते हैं। एक जगह जल से अगर अपन ने ऊर्जा, जैसे अपन ने बांध बना के, यह कोई नदी चल रही तो यहाँ पे एक बांध बना दिया, जल का प्रयोग किया, यहाँ पर यूज हो गया जल का, फिर यहाँ बांध बनाया, फिर यहाँ बांध बनाया, तो यहाँ अपन एक ही पानी से, यानी उसी पानी से अपन 3-4 जगह अपन उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन कोयले से एक बार उपयोग लेने के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसके भंडार खत्म हो जाते हैं, उसको अपन दूसरी बार अपन काम में नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसको अपन ले सकते हैं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। फिर अपन बात करते हैं स्वच्छता, यानी कोयले वगैरह या पेट्रोल वगैरह या आणविक संयंत्रों से जैसे अपन जल विद्युत उत्पादन करते हैं विद्युत शक्ति, तो उनसे जो पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है, धुआं ज्यादा होता है, लेकिन जल से न कोई धुआं होता है न कोई प्रदूषण होता है। फिर अपन बात करें, और कूड़ा कचरा भी नहीं होगा, न इनसे किसी प्रकार की दुर्गंध आएगी। फिर अपन बात करते हैं भारहीनता वाला, जैसे अपन बात करते हैं जैसे कोयला या अपन कह सकते हैं कई अन्य जैसे जिनसे अपन बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उनके जो कच्चे माल होते हैं बिजली उत्पादन के लिए, तो उनको परिवहन का जो भार रहता है कि जहां पर जल विद्युत उत्पादन करनी है तो वहां पर परिवहन के साधन से कोयला लाना पड़ेगा विद्युत शक्ति बनाने के लिए या ताप बनाने के लिए, तो इसलिए इनमें भार का यानी परिवहन का ज्यादा व्यय रहता है। लेकिन जल विद्युत शक्ति का कोई भार नहीं, इसको कहीं नहीं ले जाना, जहां जल है वहीं इसका उद्योग संयंत्र कर दिया जाए, और फिर इनको क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े तारों के माध्यम से इसको अपन ले जा सकते हैं। इनको न रेलगाड़ी की जरूरत है, न अपन को ट्रक की जरूरत है, न मालगाड़ी की जरूरत है, किसी से कोयला लाने ले जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं इसका महत्व बढ़ गया। इसकी उपयोगिता सरल उपयोगिता में ये सरल है, जैसे कोयला उत्पादन है, इसमें अपन को उत्पादन करने के लिए विद्युत उत्पादन करने के लिए
बहुत ही मेहनत लगती है। लेकिन जैसे अपन विद्युत मात्रा है तो विद्युत का उपयोग अपन सरल घर बैठे ही अपन बटन लगाया और ये जैसे हीटर ऑन हो गया, बटन दबाया बल्ब ऑन हो गया, बटन दबाया गैस ऑन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैस, बटन दबाया फ्रेश गर्म हो गई। तो ये जो विद्युत ऊर्जा और जो उष्मा ऊर्जा है तो अपन को जो ये जल विद्युत से सर्वाधिक जल्दी और सरल है उपयोग में, जिस बाकी कोयले उत्पादन से थोड़ी कठिन है। फिर अपन बात करते हैं कम व्यय में, यानी इसके लिए एक तो व्यय कम पड़ता है जल उत्पादन में, कोयले में अधिक व्यय होता है कोयले से जब ऊर्जा बनाते हैं, और घरेलू उपयोग में इसकी सरलता है। अब कोयले को प्रयोग लेना कम महत्व समझते हैं, बल्कि विद्युत ऊर्जा से ज्यादा, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं तो राड का उपयोग करते हैं, जैसे अपन चाय बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, जो गर्म पानी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मस आ गया। अब अपन कोई चूल्हा जलाना इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ये आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा है, और इस नई टेक्नोलॉजी के कारण ही जब जल विद्युत या जो विद्युत से जो उत्पादन हो रही है विद्युत, तो उनके जो नई नई टेक्नोलॉजी से इसलिए इसका महत्व बढ़ रहा है, और कोयले और दूसरे कच्चे माल से विद्युत उत्पादन करने का जो महत्व है धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं उच्च वोल्टता शक्ति, जैसे कोयले से विद्युत उत्पादन की उसमें शक्ति कम होगी, अगर जो अपन जल से विद्युत उत्पादन शक्ति करेंगे तो इसमें जो वोल्टता है वो उच्च वोल्टता होगी, किसी भी प्रकार का उपकरण अपन चला सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं दुर्गम स्थानों पर पहुंचा नहीं सकते, जैसे अब कोई पहाड़ी इलाके में अपन को विद्युत बनानी है या वहां विद्युत पहुंचानी है तो वहां अपन कोयला वगैरह या अपन कुछ साधन नहीं ले जा सकते जैसे विद्युत बनाने के लिए। नहीं तो अपन जैसे जल विद्युत से जैसे तारों के माध्यम से ऊर्जा जाती है, तो इसलिए अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अपन क्या कर रहे हैं, जल से अपन विद्युत उत्पन्न करके वहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोयले से संभव नहीं है, इसलिए इसका महत्व बढ़ता जा रहा है परिवहन के साधनों में। और अपन कह सकते हैं विकेंद्रीकरण में शायद, यानी जो विद्युत जो जल से ऊर्जा होती है अब ये विकेंद्रीकरण हो गई है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोयला से अगर अपन विद्युत बनाते हैं, संयंत्र बनाते हैं, तो जहां पर कच्चे माल मिलेंगे, कोयला मिलेगा, उन्हीं क्षेत्रों में उसको अपन उद्योग को स्थापित करना पड़ेगा वहीं, तो इसका अपन विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते, लेकिन जल का विकेंद्रीकरण कर सकता है। अब अपन बात करते हैं कि विश्व स्तर पर जो जल विद्युत शक्ति है उसका किस प्रकार से है, कौन कौन से देशों में या महाद्वीपों में। तो एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप विश्व में 1/4 जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है, लगभग 1/4, यानी अपन कह सकते हैं 25% जो उत्पादन है एशिया महाद्वीप करता है। एशिया महाद्वीप में अब कुछ देश हैं, जैसे अपन चीन की बात करें तो चीन सबसे बड़ा देश है, जो विश्व में एक देश है जो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, लगभग 18% अकेला। ये जो 25 है इसमें से 18% तो चीन अकेला उत्पादन करता है। फिर भारत 3.5% उत्पादन करता है, फिर जापान 2.5% उत्पादन करता है, फिर पाकिस्तान 1% उत्पादन करता है। ये मुख्यतः 4 देश हो गए। फिर अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो यूएसए, कनाडा और अमेरिका, जो बड़े बड़े देश है यूएसए के, वो तीनों देश मिलकर लगभग 22% ऊर्जा का उत्पादन करते हैं यूएसए। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 बड़े देश है वो मिलकर कितना 22% उत्पादन करते हैं विद्युत ऊर्जा। फिर अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए तो कहां कहां पर होता है, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये जो विकसित देश है वहां पर जो विद्युत उत्पादन, जल से उत्पादन होता है विद्युत का, वो ज्यादा होता है। फिर अपन बात की जाए दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में लगभग 13% उत्पादन होता है। कितना होता है दक्षिणी अमेरिका में? लगभग 13% विद्युत का उत्पादन होता है। अब दक्षिणी अमेरिका में पहली बात ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि अकेला ब्राजील देश 11%, कितनी 11% तो अकेला एक ब्राजील देश है वो इस विद्युत का उत्पादन करता है। बाकी तो 2% है जो बाकी अन्य देश करते हैं। जैसे अन्य देशों में अपन बात की जाए तो पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है। ये तो अपन इस प्रकार से विश्व में एक तो चीन देश है जो लगभग 18% उत्पादन करता है, और सबसे अधिक में फिर अगर एक देश की बात की जाए तो ब्राजील भी एक ऐसा देश है जो लगभग 3रा स्थान रखता है सबसे अधिक विद्युत उत्पादन है। तो इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं कि जो जल विद्युत शक्ति का स्रोत है, किस प्रकार से जो आवश्यक दशाएं चाहिए या कौन कौन से जल विद्युत शक्ति के लिए आर्थिक दशाएं, कौन सी भौतिक दशाएं होनी चाहिए, या जल विद्युत शक्ति का वर्तमान में इतना तेजी से बढ़ता हुआ उत्पादन, इसका क्या
इस जल विद्युत से कितनी उपयोगिता क्या है या इसका महत्व किस प्रकार बढ़ा है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।